वेलकम टू माय चैनल। आज प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी में और आरबीआई के ऊपर हर साल क्वेश्चंस प्रीलिम्स के भी आते हैं और एक दो क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो लेक्चर है, आज पार्ट 1 कवर करेंगे। पार्ट 1 मतलब जो है मेनली उसका इवैल्यूएशन से हिस्ट्री ऑफ इवैल्यूएशन आरबीआई डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बोला तो आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर हर सेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आता ही है, एवरी आता है। आज का तो फर्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग ग्लोबली और इंडिया। जो सेंट्रल बैंक जो ग्लोबली और इंडिया में कैसे इवोल्यूशन हो डिस्कस करेंगे। और रिजर्व बैंक इंडिया जो हमारा रिजर्व बैंक है हिस्ट्री की डिस्कस करेंगे। और प्रीमियर प्रस्तावन आप डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड हाउ आरबीआई गवर्नर आर अपॉइंटेड, कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चंस हर एंगल से आ सकते हैं। तो फर्स्ट जो है इवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग ग्लोबली एंड इंडिया देखेंगे। फर्स्ट जो सेंट्रल बैंक डेवलप हुआ था वो तो हुआ था 1668 में। इवोल्यूशन सेंट्रल बैंक ट्रेस बैक इन 17th सेंचुरी व्हेन दिस बैंक जो है द स्वीडिश सेंट्रल बैंक सेटअप 1668 में जो फर्स्ट सेंट्रल बैंक सेटअप हुआ था। उसके बाद इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड और फाउंडेड 1694। उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट में सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट डेवलप हुआ था 1914 में। बहुत देर बाद फेडरल रिजर्व बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1914 में। इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो फर्स्ट स्टार्टेड हुआ था 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। एक पॉइंट है। As of 20th century, there are only 18 सेंट्रल बैंक। टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्री सेंट्रल बैंक एक सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो एक तो बहुत जो एक तो मनी सप्लाई स्टेबल का मेन तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब कंट्री के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सेंट्रल बैंक का मेजर रोल है। सेंट्रल बैंक आर नॉट ए रेगुलर बैंक है। दिस नॉट यूनिक बोथ देयर फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव। इट इज़ मेनली सेंट्रल बैंक एस्टैब्लिश द प्राइमरी पर्पस प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू गवर्नमेंट। प्राइमरी तो वार्ड एक्सपेंस इनिशियल स्टेज में जब सेंट्रल बैंक डेवलप हुआ था मेनली वार्ड के एक्सपेंसेस के, लेकिन बाद में जो है गवर्नमेंट का मॉनिटरी सप्लाई का इन्फ्लेशन प्लस बहुत सारे काम जो है ये तो माइक्रो इकोनॉमिक के ऊपर काफ़ी इसका एस्टेब्लिश हुआ था। The main purpose central bank maintain microeconomic stability and financial stability। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है, बहुत सारी जो है मतलब इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल ग्रोथ जीडीपी के ऊपर काफ़ी रोल है सेंट्रल बैंक का। हम वन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Financial stability, on the other hand, refer to keeping financial system resilient and avoiding financial crisis। फाइनेंशियल क्राइसिस वो उसको अवॉइडिंग क्राइसिस करने के लिए आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो सेंट्रल बैंक मेजर आरबीआई का मेजर रोल था जो पैंडमिक कोविड पैंडमिक में उस टाइम सिचुएशन में जो इकोनॉमी को एक स्टेबल रखना, सिचुएशन को कंट्रोल रखने के लिए आरबीआई का रोल काफ़ी रोल था। इसके पहले भी था जो 2007-8 में जो ग्लोबली इकोनॉमिक रिसेशन आया था उस टाइम भी सेंट्रल बैंक का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एक उस पॉइंट है सेंट्रल बैंक का। अगर रिजर्व बैंक इंडिया का बात करेंगे इसको कुछ पॉइंट है कैसे इवोल्यूशन हुआ। अगर बात करेंगे रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। ओनरशिप ऑफ रिजर्व बैंक, ओनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका ओनरशिप है। फंक्शन थी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल इशू एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ द इंडियन रुपीज़। मतलब जो इम्पॉर्टेंट है सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीज मतलब क्या है सब, मतलब जो इस टाइम जो अगर क्राइसिस है उस टाइम जो सिस्टम में जो मतलब इकोनॉमिक सिस्टम में सप्लाई मेंटेन करना, इकोनॉमिक प्राइस को सप्लाई मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जिस टाइम क्राइसिस का टाइम है और जिस टाइम इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन है और बैंक का कंट्री ग्रोथ भी अच्छा उस समय सप्लाई भी रिड्यूस करना जैसे इन्फ्लेशन रिड्यूस हो वो भी है आरबीआई करते हैं। कैसे करते हैं हम वन में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कैसे करना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल आता है, मतलब हर साल ही आता है इसके ऊपर क्वेश्चन। दूसरा जो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण जो है, जो रिजर्व बैंक जो करेंसी जो प्रिंट होता है उसका भी रिजर्व बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेमेंट रेगुलेशंस का ऊपर में है पेमेंट रेगुलेशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन इस्टेब्लिश, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन प्रमोट रेगुलेट द पेमेंट और सेटलमेंट। जो पेमेंट और सेटलमेंट के ऊपर
रिजर्व बैंक का जो रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखो एक इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट का, अगर बैंक क्राइसिस है, क्राइसिस के टाइम में जो कुछ बैंक रान हो जाते हैं, कुछ फ्रॉड हो जाते हैं, कोई उस टाइम जो है, उस टाइम में जो क्रेडिट इंश्योरेंस डेवलप करना इम्पोर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो डिस्कस करते हैं, 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आता ही है। इसका फंक्शन काफ़ी है, तो इन्फ्लेशन को रेगुलेट करना कैसे करते हैं, हम वन बाय पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी फैक्टर है, काफ़ी सारी टूल्स है रिजर्व बैंक का जो मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू मेंटेन करते हैं। एक है 1935 में वो कमेंसमेंट स्टार्ट हुआ था अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जो रिजर्व बैंक स्टार्ट हुआ था। इनिशियली प्राइवेट था, बाद में जब इसको रेगुलेट नेशनलाइज किया गया, कब किया था, भारत आज़ाद होने के बाद 1949 में उसको नेशनलाइज किया गया। 5 जनवरी 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, अगर कॉम्पोजिशन में बात करेंगे, द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक लाइज विथ 21 मेंबर्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। 21 मेंबर सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर्स हमने, गवर्नर है, उसके बाद उसके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर है, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री का 2 रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। ठीक है, तो उसके अंदर एक तो यूजुअली इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरीट एंड द फाइनेंस सर्विस सेक्रेटरीट है, हो सकता है। 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स रहते हैं। ठीक है, टोटल 21 मेंबर, 4 डायरेक्टर्स हु रिप्रेजेंट लोकल मेंबर। 4 मेन जो है रिजर्व बैंक का सेंटर है, एक तो मुंबई में है, कोलकाता में, चेन्नई और दिल्ली में 4 है। उसके अंदर एक डायरेक्टर रहता है। डायरेक्टर के नीचे भी जो है रीजनल उसका स्टाफ रहते हैं। लोकल बोर्ड्स कॉन्सिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स हु रिप्रेजेंट जो लोकल बोर्ड रहते हैं, रिजर्व बैंक सर्विस रहते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। एक कुछ कॉम्पोजिशन है। और कौन से एज पर कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व बैंक का जो क्या ऑब्जेक्टिव, क्या डिसीजन, तो क्या ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, द प्रीम्बल जो है, प्रीम्बल ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया डिस्क्राइब बेसिक फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक अगर बताया जाए, तो रेगुलेट इशू ए बैंक नोट, एक बैंक नोट इशू करना, जो में जो कीपिंग रिजर्व टू पी सोर्सिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, एक तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी करना। ठीक है, इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, इन्फ्लेशन मेंटेन करना, ये सब जो है रिजर्व बैंक का एक मेजर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। हम रिजर्व बैंक ऑब्जेक्टिव फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में और डिस्कस करेंगे, कि उसके ऊपर क्वेश्चन आते ही हैं, उसको और डिटेल डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने मेनली वो जो टोटल इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, इवेल्यूशन पार्ट हम कवर कर रहे हैं, जो आपको समझने के लिए आसान हो। अगर इवोल्यूशन का बात करेंगे तो 19 एज पर एक्ट 1934 एक्ट में इवोल्यूशन, फर्स्ट इवोल्यूशन हुआ 1935 में इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद जो है नेशनलाइज कब किया गया था, 1949 में नेशनलाइज किया गया था। मतलब फर्स्ट जो उसको जो इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। ठीक है, उसके बाद जो है नेशनलाइज किया गया 1949। सिंस देन इट ओन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओन कर लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक तो हुआ था 1924 में रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, नोन एज हिल्टन यंग कमीशन, याद रखिएगा। हिल्टन यंग कमीशन इसको सजेशन दिया था। ठीक है, कुछ टाइम इकोनॉमिक ट्रबल्स आए थे, इकोनॉमिक ट्रबल्स हुआ तो उसके लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इकोनॉमिक ट्रबल, उसके बाद जो सजेशन दिया गया था, एक नया रिजर्व सेंट्रल बैंक डेवलप हुआ इंडिया के अंदर जो है। उसके बाद इंडिया में 1 अप्रैल 1935 में एज ए सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक जो इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये कुछ फोटो देखा रहे, फर्स्ट 20 करेंसी नोट है, 10 रुपीज़ से एक नोट है। अगर ईयरली को देखेंगे 1950 to 60, 61, 35 में कुछ है। 98 फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल प्लानिंग इकोनॉमिक पॉलिसी है। 1950 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू था, उसमें एक सेंट्रली प्लान इकोनॉमिक पॉलिसी फोकस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर जो जवाहरलाल नेहरू का फर्स्ट एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट करना। उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो मोनली जो उसको लोन करना, उसको जो प्लानिंग करना, प्लान करना, उसके लिए करना था उसको। गवर्नमेंट एक जो एक इकोनॉमिक जो एक बैंक तैयार करना, तो इसके लिए उसका काम था। नेशनलाइज कमर्शियल बैंक जो है, उसमें जो है रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक रेगुलेशन एज पर आरबीआई पॉलिसी डेवलप हुआ था। नेशनलाइज जो कमर्शियल बैंक जो है, वो नेशनलाइजेशन करने के लिए आरबीआई सेंट्रल प्लान रेगुलेशन एज पर आरबीआई उसमें डेवलप हुआ था। बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 डेवलप हुआ था। और फिर एस्टेब्लिशन डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम, जो बात करते हैं इंश्योरेंस सिस्टम, एज ए रिजल्ट ऑफ बैंक, जब बैंक क्रैश हो जाएगा, बैंक क्रैश हो जाता है, बैंक को जो क्रैश होगा तो
तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम है, उस टाइम इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, तो एक उसके लिए मॉनिटर करना, उस ये भी इम्पोर्टेंट रोल था आरबीआई का। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम ये भी एक डेवलप हुआ था। एक फंड जो है फंड जनरेट कर डेवलपिंग जो डेवलप इंडियन गवर्नमेंट फंडेड एक फंड टू प्रमोट इकोनॉमी, यूज स्लोगन डेवलपिंग बैंकिंग, क्योंकि फंड जनरेट हुआ था, फंड इस्टेब्लिश हुआ था, जिससे जो है इकोनॉमिक जो पॉलिसी का क्रैशेस हो, कोई प्रॉब्लम हो, उस समय जो फंड यूज हो सकते हैं। उसके बाद जो आरबीआई जो सेंट्रल पोजीशन में, आरबीआई का सेंट्रल पोजीशन में आया, एज ए आरबीआई प्ले सेंट्रल पार्ट इन कंट्रोलिंग सपोर्टिंग पब्लिक बैंकिंग सेक्टर। पब्लिक बैंकिंग सेक्टर को उन्होंने सपोर्ट कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल पोजीशन आया। ठीक है, ये कुछ ईयरली है, इस क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए होने चाहिए कैसे आरबीआई जो है स्टेप बाय स्टेप डेवलप हुआ, आरबीआई का जो पॉलिसी कैसे डेवलप हुआ, तो इसके पीछे बैकग्राउंड एक बार जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। 1969 टू 84 बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम 1960 में इंदिरा गांधी जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम 14 मेजर कमर्शियल बैंक को उन्होंने नेशनलाइज किया था। उसके बाद सेकेंड टर्म में जो उसके बाद सेकेंड टर्म में आया था 1980 के बाद रिटर्न हुआ था, अनदर 6 बैंक को उन्होंने नेशनलाइज किया था। टोटल जो 20 बैंक को उन्होंने कमर्शियल बैंक को जो है नेशनलाइज किया था। आरबीआई बिकम सेंट्रल पोजीशन में आ गया था, जो उसमें मेन काम जो ट्रैक बैंक इंटरेस्ट रिजर्व रेजियो, जो विजिबल टू डिपॉजिट, उसमें सेंट्रल पोजीशन में आया। उसमें जो मेनली जो उसके एक था, जो हमारा सेंट्रल पे जो पॉलिसी डेवलप करना, बाकी बैंक को रेगुलेट करना, उसका काम धीरे धीरे हो गया था। एस्टेब्लिश बैंकिंग कमीशन एक डेवलप हुआ। सिलेक्टेड मेजर लाइक एग्रीकल्चर बिजनेस ट्रेड इकोनॉमिक कंपनीज, मतलब एग्रीकल्चर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग कमीशन डेवलप हुआ। मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है डेवलपमेंट के लिए बैंकिंग कमीशन डेवलप हुआ। 1985 टू 90 इसमें डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस इंडिया, लॉट ऑफ कॉम। उसके बाद जो है डिस्काउंट ऑफ फाइनेंस हाउस इंडिया एक बिगन ऑपरेशन, मॉनिटरी मार्केट में डेवलप करने के लिए हुआ था। दूसरे नेशनल हाउसिंग बैंक जो है तो प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, इसमें रेगुलेट करने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक डेवलप हुआ उस टाइम में। 1991-99 में बात करेंगे, नेशनल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड इन जुलाई। उसके बाद एक इंडियन रुपीज डिवैल्यूड जो है 1991 जुलाई में इंडियन रुपी डिवैल्यूड हुआ, 18% डिवैल्यूड हुआ एज कॉन्ट्रैक्ट टू यूएस डॉलर। उसके बाद न्यू गाइडलाइंस और पब्लिश 1993 में आरबीआई न्यू गाइडलाइंस पब्लिश हुआ था प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में, टर्निंग पॉइंट मीन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट। उसके बाद जो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ था, एक तो बोला जाए इसमें फर्स्ट पे जो सक्सेस रिजर्व बैंक का मेन सक्सेस हो, एक तो इकोनॉमी को स्टैब्लिश करने के लिए जिस टाइम जो हमारा प्राइस जो डिवैल्यू हुआ 80% को, उसके बाद जो है बहुत सारी गाइडलाइंस रिजर्व बैंक ने इस्टेब्लिश की थी। उसका मेन तो टारगेट 2010 में जो है मेजर जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस्टेब्लिश हुआ, जो अभी भी लागू है। 2016 में गवर्नमेंट इंडिया अमेंडमेंट द आरबीआई एक्ट टू एस्टेब्लिश द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी टू सेट। इसमें क्या है, मेनली जो मॉनिटर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो है टाइम टू टाइम उसका मॉनेटरी पॉलिसी जो है इन्फ्लेशन को और बैंक जीडीपी ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, मनी सप्लाई, ये सारी कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारे इकोनॉमी को जो है बराबर मेंटेन हो। इससे जो है मेनली एमपीसी डेवलप हुआ थी। एमपीसी बोर्ड मॉनिटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इसका जो फंक्शन है वन स्टेप बाय डिस्कस करेंगे, तो आपको समझने के लिए आसान हो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर्स 21 डायरेक्टर्स है। उसके बाद गवर्नर्स है, मेन तो एक तो गवर्नर्स है श्री शक्तिकांत दास है, उसका नीचे 4 डेप्टी गवर्नर्स है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, डिप्टी जनरल मैनेजर है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सपोर्टिंग स्टाफ, ये सब ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है इसका। उस पॉइंट जानकारी जरूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल बोर्ड रिजर्व बैंक अफेयर्स आर गवर्न बाय सेंट्रल बोर्ड। रिजर्व बैंक का जो वर्क जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। दिस बोर्ड अपॉइंटेड कौन करता है? अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और कीपिंग विद द रिजर्व बैंक जो एक्ट है उसका जो एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट जो है इसको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट करते हैं। तो आरबीआई जो है गवर्नर जो बोर्ड ऑफ जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंटमेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अपॉइंटेड नॉमिनेट फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है। सेंट्रल बैंक बोर्ड कंसिस्ट ऑफ गवर्नर जो बोल रहा था, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, 2 फाइनेंस मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव रहेगा, 4 डायरेक्टर्स टू रिप्रेजेंट लोकल बोर्ड हेडक्वार्टर्स एट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या न्यू दिल्ली जो है उसको 4 आएंगे।
द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ आरबीआई इज गवर्नर। गवर्नर से 4 डेप्यूटी गवर्नर्स और रहेंगे। एक इसका ये ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड है। उसके बाद जोनल में जो अब 4 जोनल आरबीआई 4 जोनल ऑफिस है। न्यू दिल्ली में है, चेन्नई में, कोलकाता, मुंबई 4 जोनल ऑफिस है। आरबीआई में 19 रीजनल ऑफिस है आरबीआई के अंदर, और 4 जोनल है, 90 रीजनल ऑफिस है, और 11 सब ऑफिस है एट प्रेजेंट। 2 ट्रेनिंग कॉलेज है आरबीआई का ऑफिसर स्टाफ देने के लिए। रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज एट चेन्नई, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग एट पुणे। एक 2 कॉलेज रिजर्व बैंक के अंदर है। हाउ आरबीआई गवर्नर इज अपॉइंटेड, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिजर्व बैंक इंडिया, रिजर्व बैंक्स अफेयर इज गवर्न बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीबीडी। मेंबर्स ऑफ बोर्ड आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो एज पर अकॉर्डिंग सेक्शन 8 ऑफ द रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट। जो है रिजर्व बैंक एक्ट का सेक्शन 8 है, उसके सब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एपेक्स बॉडी ऑफ आरबीआई सीबीडी, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एपेक्स बॉडी ऑफ आरबीआई कंटेंट 2 सेट ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें एक ऑफिशियल, 4 ऑफिशियल, एक फर्स्ट एक ऑफिशियल डायरेक्टर्स है, सेकंड नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। तो ऑफिशियल डायरेक्टर इसको कौन करते हैं? जो ऑफिशियल डायरेक्टर्स है, गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एक्ट, जो बात कर रहा था, इसके अंदर करते हैं। अपॉइंटमेंट टर्म ऑफिस मेनली 5 ईयर्स के जो गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर्स आर होल्ड फॉर ऑफिस फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, मतलब नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। तो द टर्म गवर्नर्स में बी फिक्स बाय गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इज अपॉइंटमेंट। जो जिस टाइम जो गवर्न अपॉइंटमेंट होगा उस टाइम गवर्नमेंट उसको अपॉइंटमेंट करेंगे। नॉर्मली 5 ईयर्स होते हैं, लेकिन उर्जित पाटिल और रघुनाथन राजन वाज अपॉइंटेड फॉर 3 ईयर्स अपॉइंटेड हुआ था। Governor also deputy governor eligible for reappointment as extension, reappointment हो सकते हैं। ठीक है। गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। जो 5 ईयर्स तक उसको ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन कम कभी कभी जो है कम टर्म को भी हो सकता है। जैसे उर्जित पाटिल और उन्होंने 3 ईयर्स तक अपॉइंटमेंट हुआ था। क्वालिफिकेशन जो है, आरबीआई डज नॉट मेंशन एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नर्स। पर्सन डिफाइन एक एजुकेशन बैकग्राउंड आर सिलेक्टेड फॉर गवर्नर्स। अभी जो शक्तिकांत दास है वो हिस्ट्री बैकग्राउंड है, लेकिन वो IAS EPS क्वालिफाइड है, IAS सिविल सर्विस में काफ़ी दिन काम किया। बट दे हैड आइदर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस विद द गवर्नमेंट, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरीट, फाइनेंशियल सेक्रेटरी एक्सेट्रा विद द इकोनॉमिक। तो अलग अलग बैकग्राउंड से हो सकते हैं, ऐसे नहीं जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, अलग अलग कई हिस्ट्री देखा, हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर भी बहुत सारे गवर्नर जो उन्होंने अपॉइंटमेंट हुआ है। एक उस पॉइंट मतलब स्पेसिफिक कोई क्वालिफिकेशन गवर्नर के लिए दिया नहीं गया, एक ध्यान में रखेगा। फाइनली प्रीवियस क्वेश्चन से आया था, कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट 2021 में किया था। गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट, आप देख लिया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंटमेंट करते हैं। Central provision of the Constitution of India give the central government the right to issue direction or no, सेंट्रल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं करते। राइट टू राइट डायरेक्शन ऐसे नहीं करते। गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉ हिज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट, ये सही है, ये 2 ही मतलब 1 और 3 ठीक है। हम देखेंगे 1 और 2 ठीक है, 2 नंबर इनकरेक्ट है, तो सी नंबर जो 1 और 3 बट एक क्वेश्चन मेरा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन मतलब कोई भी पॉइंट को थॉरोली आप सिस्टम को क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो सकते हैं, ऐसे नहीं है जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का फंक्शन से आएगा मॉनिटर पॉलिसी, ऐसा भी नहीं है। तो बेसिक टॉपिक से यहाँ पे देखिए, एक बेसिक मतलब गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट के तौर पर क्वेश्चन आ गया। ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आरबीआई और मॉनिटर पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसका ऊपर प्रीलिम्स का ऊपर कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएगा। ठीक है, आपको 2 आपको तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन में 4 मार्क्स आपका आ जाएगा, बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस आज का पार्ट 1 यहाँ पे लास्ट यहाँ तक है। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो मेरा रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक शेयर जरूर करिए। बहुत जल्दी मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शन एंड उसका मॉनिटरी पॉलिसी है, उसके लेकर लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।